अच्छा, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड करने के लिए जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है उस पर इजहार तशवीश किया है। सवाल ये है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी अचानक अचानक ये ऑर्डिनेंस जारी करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने की? जी देखिए, उसमें आपने देखा कि दो तीन चीजें हैं। एक तो आपने देखा कि उसके अंदर ये है कि जो आपकी हेयरिंग्स हैं वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिसमें केसेस लगते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर नहीं होता ऐसा तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई कोजेंट रीजंस होने चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि उसमें यह भी है कि सुओ मोटो जहां पे भी एक्सरसाइज होता है तो उसके रीजंस तफसीली तौर पे रिकॉर्ड होने चाहिए कि ये 184(3) का सुओ मोटो का थ्रेशोल्ड किस तरह मीट करता है। इसी तरह बात हुई कि ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए। और आपने देखा है कि आज भी जो बेंच फॉर्मेशन का तरीकाकार है वो हमने ही जो 2022 में एक बिल लाए थे और एक्ट की सूरत अख्तियार किया था, और उस टाइम पे भी लोगों ने स्टे लिया था, जिसमें हमने चीफ जस्टिस की पावर को थोड़ा कम करके इंस्टीट्यूशनलाइज करके उसको 3 जजेस का फैसला बना दिया था कि बेंच फॉर्म होने चाहिए। वो फैसला आज भी बरकरार है। सिर्फ जो उसके तीसरे रुकन है उस बेंच के, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि दीगर जजेस को मौका मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट के कि वो उस कमेटी का हिस्सा बन सके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी इस मैकेनिज्म की, बेंच फॉर्मेशन की, वो आज भी कायम है। अच्छा, लेकिन जो आपने अभी ये जो चेंज की है कमेटी की फॉर्मेशन के लिए, इससे तो वो जो आपकी रूह थी जिसका अभी आपने जिक्र किया 2022 में जब आप ये बिल लेके आए थे कि चीफ जस्टिस के पास पावर ना हो बल्कि कमेटी के पास हो, तो अब पावर तो दोबारा फिर चीफ जस्टिस के पास नहीं चली गई? नहीं सर, देखिए आज भी पावर तो कमेटी के पास है। आज भी 3 जजेस ही हैं। नहीं, एक चीफ देखें, जस्टिस होंगे, कमेटी एक की नेक्स्ट सीनियर मोस्ट फॉर्मेशन की जज हैं जो सुप्रीम पावर कोर्ट है, के, और उसके बाद तीसरे जो जज हैं कमेटी की वो। कमेटी की फॉर्मेशन की पावर तो चीफ जस्टिस के पास चलेगी ना, किस किस्म की बनेगी? जो तीसरा जज नॉमिनेट करना है वो चीफ जस्टिस ने करना है। पहले थे कि 2 सीनियर आफ्टर चीफ जस्टिस, अब 1 सीनियर और 1 चीफ जस्टिस का नॉमिनेटेड। तो पावर बैलेंस जो है वो चीफ जस्टिस के हक में हो गया है इस तरमीम के बाद, जिस पे लोगों का ज़्यादा एतराज़ है। नहीं देखिए, हाँ जी, उसमें अभी भी है तो कमेटी ही। देखिए, होंगे तो 2 और जजेस, और 2 जजेस दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये 3 जजेस भी फैसला करेंगे कि क्या बेंच बनेगा। तो उससे ये जरूर एक लचक आ जाती है कि दीगर जजेस को मौका मिलेगा टू बी दैट थर्ड मेंबर ऑफ द कमेटी। अभी जिस तरह मैंने देखा है कि एक जज साहब को शायद इस ऑर्डिनेंस के बाद नामजद भी कर दिया गया एज द थर्ड मेंबर, मगर सेकंड मेंबर जी जी। जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस, वो अभी भी इस कमेटी का हिस्सा है, और आज भी फैसला तो कमेटी ही कर रही है। और वही लोग जो ठीक है, चलें। आज आपको याद होगा 2022 के अंदर तो लोग इसके भी खिलाफ होते थे, कहते थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेजिस्लेशन मुकम्मल होने से पहले इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई थी कि जो फर्द वाहिद की ठीक, ताकत ये थी ठीक है। उसके बजाय उसको कमेटी की सूरत में डालने के खिलाफ उस टाइम पे दोनों भी लोग थे दोनों जी। तो हम तो आज बिल्कुल भी सही है, उसी आप कमेटी बिल्कुल को कह रहे ही हैं जो कायम रख रहे पोजीशन। हैं, उसके अंदर एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। ये बात ठीक है आपकी कि उस वक्त जो इस बिल के मुखालिफ थे आज वो इस बिल को कायम रखना चाहते हैं इसी सूरत में, और जो लाए थे उन्होंने बदल दिया है। मुझे ये बताइएगा, अगर चीफ जस्टिस इस कमेटी के हेड हैं तो आप ये काम, और उनको नॉमिनेट करने का इख्तियार भी आपने दे दिया है, तो ये काम आप पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए भी कर सकते थे। ये फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाने की जल्दी क्या थी? सवाल मेरा ये है। नहीं देखिए, उसके जी देखिए अफसार साहब, उसमें सिर्फ ये चीज तो नहीं है, उसमें दीगर और भी चीजें हैं जिसको सब मानते हैं कि होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आम आवाम तो के जो एक्ट में केसेस भी आ हैं, सकती थी वो सारी लोग चीज़ें। कहते हैं कि बिला वजह आउट ऑफ टर्न केसेस सामने आ जाते हैं। नहीं, एक्ट में भी आएंगी। देखिए, एक्ट को रिप्लेस तो नहीं किया ना, सिर्फ ये हुआ है कि ये जो मेजर्स हैं नहीं जिसको नहीं, हुकूमत कि फौरी जल्दी भी क्या, समझती है, जिससे जल्दी क्या है जस्टिस थी, की डिस्पेंसेशन जल्दी क्या जल्दी थी बेहतर ऑर्डिनेंस होगी। लाने की? मगर जब नहीं देखिए सर, ये नहीं, मिसाल के तौर पे नहीं, देखिए उसमें सिर्फ ये है कि आज से ही फिर ऐसा होगा कि जिसकी बारी जिसके केस की है वो आज से लग सकेगा। अब जब असेंबली इन सेशन आएगी तो ये बतौर बिल भी पेश होगा, ये दोनों हाउसेस से भी पास अच्छा, होगा। ठीक, ऑर्डिनेंस तो सिर्फ उसको एक ठीक है, इफेक्टिव पहले कर ठीक है। देता है, इमीडिएट सी दे देता है, मगर ये बिल तो पेश होंगे और असेंबली और सेनेट दोनों से पास आ- होंगे, और पास होंगे तभी परमानेंट लॉ अच्छा, एक बनेंगे। एतराज, मगर ये जरूर है कि आज ठीक, से ही जाहिर है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी जी। एक एतराज़ ये आ रहा है कि आपने लॉर्ड जुडिशरी को तो ठीक करने के लिए कोई रिफॉर्म्स की नहीं है,
हाई कोर्ट्स को ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स की नहीं हैं और सीधे ही आपने आईनी अदालत पे चले गए रिफॉर्म्स करने के बहाने से। क्या ये तरतीब दुरुस्त है? जी साहब साहब देखिए, एक तो जहां तक आईनी अदालत की बात है वो तो एक आईनी तरमीम से जुड़ी हुई बात है, और जो इस तरह की लार्जर लेवल चीजें होती हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जी, मैं कि आइन डील्स विद मैटर्स ऑफ लॉ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एट द हायर लेवल। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, मगर आपने देखा होगा कि जब सोमवार के दिन आजम तारड़ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो एक और तरमीम भी ला रहे हैं जुडिशरी के हवाले से, विच डील स्पेसिफिकली विद ट्रायल कोर्ट्स, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कचहरीज हैं, जो आपकी सूबाई और जिले सतह पे कचहरियां हैं, कि वहां पे किस तरीके से दीगर रिफॉर्म्स के जरिए इसकी पेनल्टीज भी लगाना या कोई अकाउंटेबिलिटी रखना कि अगर केसेस जो हैं वो बिला वजह ड्रैग करें, सिविल जो आपके सिविल कोर्ट्स में केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो उसके हवाले से भी पूरा एक पैकेज तैयार हो रहा है जो लेजिस्लेशन की सूरत में तैयार हो रहा है, और वो भी कौमी असेंबली में इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। देखते हैं पैकेज वो कब तक तैयार होता है और उससे कितने तनाज़ा जन्म लेते हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस इशू कवानीन की सियासत या सियासत के कवानीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और इस वक्त हॉट इशू, और हमारा आज का हॉट इशू है कवानीन की सियासत या सियासत के कवानीन। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, माहिर कानून, नौजवान लेकिन बहुत ही काबिल। सलाहुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सियासत चल रही है कानून के नाम पर, जाहिर है पहले भी चलती रहती है, और सियासतदान होते ही कानून बनाने के लिए हैं। ये बताइएगा, आपने एक बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया है जो लेकिन अंग्रेज़ी में था, सब लोगों की समझ में नहीं आया, और वो उससे रिलेटेड आजकल जो कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस आया, और उसमें उन्होंने जो तीसरा मेंबर है उसको नॉमिनेट करने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज तनकीद भी की है। तो ये बताइएगा कि आप किस तरफ खड़े हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? जी अब्सार साहब देखें, मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मैं PMLN की तरफ से वकील था, और मैंने उनका मुद्दा सामने इसलिए किया था क्योंकि मैं उससे इत्तेफाक करता था कि मेरी राय में चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस की ये अकलौती की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से बेंचेस तश्कील करे और अपनी मर्ज़ी से केसेस उनके सामने फ़िक्स करे। उस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, एक एकेडमिक है यासिर कुरैशी साहब और बासिम रज़ा साहब वकील हैं, उनके साथ लिखा था, जिसमें हमने 2000 केसेस का पिछले 6 साल में जायज़ा लिया था कि किस तरह मुख्तलिफ चीफ जस्टिसेस मुख्तलिफ औकात में वो अहम सियासी केसेस को अपनी मर्ज़ी के बेंचेस के सामने लगाते हैं, और हर चीफ जस्टिस के फेवरेट्स रहे हैं, जिसमें किसी एक बंदे को साल में 25 अहम सियासी मुकदमात में बिठाया जाता है, तो किसी एक जज को बिल्कुल शामिल ही नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस पे एतराज़ किया था। तो मैं समझता हूँ वो बहुत उस वक्त जो PMLN का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ था कि ये चीफ जस्टिसेस के हाथ से पिक एंड चूज़ की पावर ले लें, और वो पावर जो है वो शेयर की जाए, जो सीनियर मोस्ट और सेकंड सीनियर जज हैं, तो टॉप 3 का पैनल बनाया जाए, और वो 3 फिर फैसला करें कि केसेस कहाँ फिक्स होने। आपकी बात सुनी भी गई। अब उसके बाद ये हुआ, हमने देखा इस मुल्क में एक अजीब सी कैफियत तारी है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि क्या आप बीइंग ए सीनियर एडवोकेट, और आप ज़ाहिर है लॉ फ्रेटर्निटी से हैं, क्या पार्लियामेंट का कानून बनाने का इख्तियार, कानून वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, क्या पार्लियामेंट से उसका कानून बनाने का इख्तियार लिया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कानून को कानून बनाने का पार्लियामेंट को इख्तियार है।
अब नेचुरली उस वक्त भी यही बात हुई थी कि अगर पार्लियामेंट एक बुरा कानून बना देती है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, तो फिर नेचुरली उसकी नजरसानी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको कालेदम करार दे सकती है। अब ये जो कानून है ये तो कंप्लीट एक यू टर्न है, क्योंकि अगर आप पहले कहते थे कि चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होना चाहिए और इसीलिए आपने 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल बनाया था, तो फिर अब तीसरे नंबर के जज को हटा के एक ऐसे आपने ये लिख दिया कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कभी भी किसी को भी नामजद कर सकती है और किसी जज को चेंज भी कर सकती है, तो फिर आपने चीफ जस्टिस को दोबारा मास्टर ऑफ द रोस्टर बना दिया। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दूसरी तरफ से अच्छा, जो लोग